नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में देखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कब ये प्रचलन में आया, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक इसका पतन कैसे हुआ, वह सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और अंत में जो भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं वह भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता यह क्या थी? एक पहली नगरीय सभ्यता थी। जो भी हम आज के टाइम में नगर व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो गई थी। क्योंकि इस सभ्यता, अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम से क्यों जाना जाता है। तो चूँकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम एक और नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो ऐसा क्यों? इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इसके वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पे आप लोग को मैप में दिख रहा होगा, ये सिंधु नदी है और ये सब बाकी उसकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की, ठीक है। इसके आसपास में ही सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं इसी से जुड़े पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा, ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकाडेर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। इसको मैप में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सुतकाडेर जो कि पाकिस्तान में है, दैमाबाद यहाँ पे महाराष्ट्र में है, ठीक है, और यहाँ पे आलमगीरपुर आप लोगों को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लोकेशन में नहीं दिख रहा है। आलमगीरपुर यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे मांडा जम्मू कश्मीर में। ये UPSSC यानी UPPCS का क्वेश्चन है जो 2023 में ही आया था कि जो सबसे पूर्वी एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का यानी हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है। अभी रिसेंटली ये एग्ज़ाम में आया था, तो वो कौन सा है? आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से तो बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, लेकिन हम जो भी इम्पोर्टेंट प्रमुख स्थल है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला आ जाता है हड़प्पा। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है हड़प्पा। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था, उसी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। यह सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज़ पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। यहाँ से दो प्रश्न निकल के आएंगे। हड़प्पा नदी, जो हड़प्पा वो स्थल है वो किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है, पहला ये। और दूसरा, इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। अब हड़प्पा में से हमें एक विशाल अन्नागर के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। वहाँ पे ग्रेनरी, जो अनाज रखने के लिए जो भी बर्तन होते थे मिट्टी के, वो सबसे बड़ा विशाल बर्तन मिट्टी का अन्न रखने वाला हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, पीतल की इक्का गाड़ी। इस स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह हड़प्पा से मिली है। समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मोहनजोदाड़ो का
अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान में सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में श्री राम दखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। अब इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानघर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सड़कें ग्रिड के प्रारूप में थी। ग्रिड के प्रारूप में मतलब ऐसे कुछ करके, यहाँ से एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, कुछ यहाँ पे ऐसे इसको कट करते हुए 90 डिग्री के कोण पे जा रहे हैं। ठीक है, जो आज का जो आप लोग देखते हैं ना सड़क का पैटर्न, कुछ ऐसा ही पहले था, ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। ठीक है, यहाँ से भी अन्नागार मिला है और हड़प्पा से भी मिला है। सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदाड़ो से। यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल क्या है, कांसे की नर्तकी मूर्ति, ये है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। ये 3 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, वो कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से ही मिली हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन तो यहीं पे ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो है चनुदड़ो। अब चनुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में, ठीक है, अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। ठीक है, ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे शहरीकरण उतना लेवल तक, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया था। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मनके, उपकरण, मुहरें इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र किसको माना जाता है, तो माना जाता है चन्हुदड़ो को। ठीक है, याद रखिएगा, चन्हुदड़ो को औद्योगिक केंद्र माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 चीज़ यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। औद्योगिक केंद्र कौन सा है, चन्हुदड़ो है, और चन्हुदड़ो से ईंटें कैसे मिली, तो वहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला आ जाता है कालीबंगा। अब कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें जूते हुए खेत, एक साथ 2 फसलों की बुआई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से जल निकासी के प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से बेलनाकार मुहरों, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करेंटली न्यूज़ में भी है, तो इसको आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल खंभात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री SR राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। एक प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इन 4 ऑप्शन देके पूछ देगा कि इसमें से कौन सा बंदरगाह स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो और उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से धान व बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। अगला धौलावीरा। तो धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर व मानसर नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा में नगर विभाजन 3 हिस्सों में मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया है, लेकिन धौलावीरा में 3 हिस्सों में किया गया। अच्छा, ये देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं क्या कि ये जो विभाजन है इसका मतलब क्या हो। जैसे क्या होता था ना कि कुछ ऐसे उस टाइम नगर का विभाजन ऐसे था कि यहाँ पे ऐसे, ये ऊपर वाला यहाँ पे कोई पृष्ठ वगैरह राजा वजा का घर होता था और नीचे आम आदमी का घर होता था। ठीक है,
तो लेकिन धौलावीरा में क्या है कि नगर का विभाजन 3 हिस्सों में हुआ है और बाकी जगह पे ऐसे 2 हिस्सों में विभाजन हुआ है। धौलावीरा में बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंध की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। अब देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था। तो सड़कें समकोण पर काटती, अभी बताएं सड़कें समकोण पर, यानी एक सड़क ऐसे जा रही है तो एक सड़क ऐसे जाएगी, एक सड़क ऐसे जा रही है तो एक सड़क ऐसे, समकोण पे सड़कें क्या करती थी, आपस में काटती थी। और इस प्रकार से नगर नियोजन की एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, देखिए ऐसे कुछ जाल जैसे बन रहा है कि नहीं, ऐसे अगर हम काट दें तो जाल जैसे बन रहा है ना, तो ऐसे ही ये जाल पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, वहाँ की सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता की। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है क्या कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो नहीं, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। टेक्निक ज़्यादा थी उस टाइम के लोगों के पास। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर होता था और एक स्नान घर होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, अभी बताएं। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग बोलते थे, यानी जो ऊपर वाला होता था उसको पश्चिमी टीला दुर्ग बोल देते थे, और नीचे वाला जो पूर्वी टीला होता था उसको निचला नगर बोलते थे, जहाँ पे आम लोग रहते थे। और यहाँ पे किंग का तो कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो भी वहाँ पे पृष्ठ थे, पुजारी थे, जो भी बड़े लोग थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे। अगला पॉइंट देख ले, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों के सामाजिक स्थिति क्या थी। तो यह समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। ठीक है, जो आज के टाइम में पितृसत्तात्मक ऐसा नहीं था, पहले मातृसत्तात्मक रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूजा पाठ में लोग प्रकृति को मानते थे, अर्थ को मतलब पृथ्वी को मानते थे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से इतिहासकारों को पता चला है कि यहाँ की जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक रही होगी। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त है, एक विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांत प्रिय थे। ठीक है, यहाँ से तलवार, ढाल, शीर्षास्त्र, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कि वहाँ पे कोई ऐसी ऑटोक्रेसी नामक डिक्टेटरशिप वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, वहाँ के लोग शांति प्रिय थे। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो आर्थिक स्थिति, ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन थी। ठीक है, कॉपर एज था उस टाइम। कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन को क्रमशः 9:1 यानी 9:1 के अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित थे? तो नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुआ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कि मेलुआ के नाम से किसको जाना जाता था। तो मेलुआ के नाम से सुमेरियन सभ्यता में किसको जाना जाता था? सिंधु सभ्यता के लोग को ही मेलुआ के नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मुहरें प्राप्त होती हैं तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। यानी जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो मेसोपोटामिया से भी होता था। ठीक है, जो सेंट्रल एशिया है उधर से भी होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो पतन के लिए कई विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, पिगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना है। आर्य, उनका ये कहना था कि जो आर्य जो बाहर से आए थे उनके आक्रमण से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। पर विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है, क्योंकि यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता। तो फिर पतन का
वैध किसे माना जा सकता है? इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिक असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि हम क्या डिस्कस किए हैं। तो इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट्स प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो अभी हमने देखा दयाराम साहनी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नान घर की खोज की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों की स्थिति पाई जाती है? ठीक है, तो घोड़े की हड्डियों की स्थिति कहाँ पे पाई जाती है? सुरकोटडा में पाई जाती है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल को काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो कालीबंगा को काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, एक पशुपति मुहर था। ठीक है, अभी हम पीछे डिस्कस किए हैं। तो पशुपति मुहर पर कौन कौन से जानवर थे? तो यह एक मुहर है जिसके चारों ओर जानवरों के साथ केंद्र में पालथी मारकर बैठी हुई आकृति है पशुपतिनाथ की। ठीक है, एक हाथी है और एक बाघ आकृति के दाईं ओर, और एक गैंडा और एक भैंस उसके बाईं ओर है। जैसे यहाँ पे पशुपतिनाथ हो गए, ठीक है, बीच में। तो यहाँ पे देखिए, एक हाथी और एक बाघ उनके दाईं ओर है, तो इनके दाईं ओर, यहाँ पे दाईं ओर कौन हो जाएगा? एक हाथी और एक बाघ, और उनके बाईं ओर कौन हो जाएगा? एक गैंडा और एक भैंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है क्या वहाँ पे गाय थी? तो गाय नहीं थी। क्या था? गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।